हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की हमारी थर्ड क्लास है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसेट्स के बारे में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की एसेट होते क्या हैं। ठीक है, एसेट जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो एसेट बेसिकली बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, वो चीजें जिनको बिजनेस ओन करता है। लाइबिलिटी के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? लाइबिलिटी के हमने लिए वर्ड यूज किया था ओड। लाइबिलिटी के लिए वर्ड यूज हुआ था ओड, एसेट के लिए यूज होगा ओन्ड। तो एसेट आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज दैट कैन बी यूजफुली एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनको हम मनी के टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखना एसेट होने की कंडीशन क्या है? इट कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। तो अगर कोई चीज आपको लगता है आपके लिए एसेट है तो आप देखो उसको मनी के टर्म में प्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब जैसे एक बच्चा था, वो बचपन से क्या कर रहा था, जितनी भी घर में पेप्सी की बोतल आती थी उसका कैप बटोर लेता था। तो पिछले 10 सालों से उसने यही किया, बोरे भर भर के उसके पास कैप है और वो कहता है ये मेरे एसेट है। तो अब तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा क्या उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी। भाई अगर उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है तब तो वो एसेट है, और अगर मॉनेटरी वैल्यू नहीं है मतलब उसको मनी के टर्म में अगर आप मेजर नहीं कर सकते हो तो वो आपके लिए एसेट नहीं होता है। एसेट्स आर आइटम ऑफ वैल्यू यूज बाय बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। तो इनकी एक वैल्यू होती है, याद रखना। एसेट होने की कंडीशन क्या है कि बिजनेस उसको ओन करता है, ओनरशिप बिजनेस के पास होती है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है, उसको मनी के टर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। तो अब अगर हम एसेट को कैटेगराइज करें तो हमारे एसेट दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। जिन्होंने लाइबिलिटी वाली क्लास यानी कि लास्ट क्लास अटेंड की थी तो वहां पे उन्होंने नॉन करंट और करंट के बीच का डिफरेंस समझा था। जिन्होंने नहीं देखी थी वो क्लास तो आप बहुत शॉर्ट में समझ लो, नॉन करंट कहीं भी आएगा ना वो मोर देन 1 ईयर से रिलेटेड होता है, और करंट कहीं भी आएगा ये लेस देन 1 ईयर से रिलेटेड होता है। तो एसेट हम ओन कर रहे हैं, उसकी ओनरशिप मेरे पास है। तो अगर कोई एसेट साल भर से ज्यादा हमारे पास रहेगा तो नॉन करंट एसेट, और अगर कोई एसेट साल भर के अंदर यूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यूज होके कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट दे आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। ये 1 साल से ज्यादा हमारे पास रहते हैं। दे आर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, या एक इन्वेस्टमेंट की तरीके। आपने जैसे जमीन खरीद ली, भाई पापा के पास पैसा है, बहुत पैसा है, पापा ने कहा एक जमीन लेके डाल देते हैं। तो पापा ने जो जमीन खरीदी उसका पर्पस क्या है? वो उनके लिए इन्वेस्टमेंट है। तो अभी खरीदी है, 6 महीने बाद थोड़ी बेचेंगे। पापा ने खरीद के उसको रख दिया कि कई साल के बाद कभी जरूरत पड़ेगी तो बेचेंगे, 5 साल 10 साल कौन ना ही बिके। तो दे आर हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट एसेट जो होते हैं वो एज एन इन्वेस्टमेंट होते हैं, और टू फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन, या बिजनेस को चलाने के काम आते हैं। अब बिजनेस को चलाने के लिए आपको मशीन चाहिए, आपको बिल्डिंग चाहिए, तो ये सब हमारे क्या हो गए? नॉन करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट के बारे में क्या याद रखना है? दे आर हेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। बिजनेस के पास ये होते 1 साल से ज्यादा के लिए। दूसरी चीज, ये एज एन इन्वेस्टमेंट रखा जाता है या फिर बिजनेस को चलाने के लिए रखा जाता है। और करंट एसेट को आप कैसे डिफाइन करोगे? दे आर हेल्ड फॉर रीसेल और कन्वर्जन इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो कोई ऐसी चीज जिसको हमने खरीदा है बेचने के लिए या कैश में कन्वर्ट करने के लिए, कोई चीज मेरे पास है उसको या तो हम बेचना चाहते हैं या कैश में, उसके बदले में हमें कैश मिल जाएगा, और साल भर के अंदर अगर मिल जाएगा कैश तो करंट एसेट होगा। ठीक है, तो अब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट के अंदर कैटेगरी होती है। ये चीज समझ में आया सबको? नॉन करंट एसेट इनको आप बेचने के लिए नहीं रखते हो, ये इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। तो अगर हमने जमीन खरीदी है इसलिए कि मेरा पैसा एक जगह इन्वेस्ट हो गया, पैसा बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, लेकिन यहां पे आप स्टॉक लेके आए, जैसे मान लो आपकी कपड़ों की दुकान है, आप दिल्ली जाते हो, वहां से शर्ट टी शर्ट ढेर सारे कपड़े खरीद के लेके आते हो, तो वो जो आप कपड़े खरीद के लेके आए हो बेचने के लिए लाए हो, उसको साल भर के अंदर बेच दोगे, वो करंट एसेट है। ठीक है, तो अब देखें करंट एसेट। सबसे पहला करंट एसेट कैश और बैंक।
कैश और बैंक, कैश जो ऑफिस में पैसा है, इसको तो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है। बैंक जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं लिक्विड एसेट। ये हाईली लिक्विड होते हैं। ये क्या होते हैं? हाईली लिक्विड। याद रखना, ये क्या होते हैं? हाईली लिक्विड। लिक्विड एक वर्ड यूज होता है एसेट के लिए। एसेट के लिए एक वर्ड यूज होता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी वो एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो जो एसेट, तो अब इसकी अगर हम बात करें कैश और बैंक की, ये तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, तो इसमें कहां टाइम लगना है? तो ये हाईली लिक्विड होते हैं। ये करंट एसेट है, लेकिन ये हाईली लिक्विड करंट एसेट है, मतलब रेडी कैश है, कभी भी यूज कर लो। ठीक है, तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी इजीली वो कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर किसी एसेट की लिक्विडिटी हाई है, इसका मतलब वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर किसी एसेट की लिक्विडिटी लो है, तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। इसका एग्जांपल समझो, आपकी जमीन है, आपने कहा बेचना है, तो आप आज डिसाइड करोगे ना, तो आपको बेचने में टाइम लगेगा। आप बायर ढूंढोगे जो अच्छे से अच्छा रेट दे दे। हो सकता है वो कहे यार अभी नहीं, 6 महीने बाद, साल भर के बाद। ठीक है, तो आप पहले बायर ढूंढोगे, पेपर वर्क करोगे, ये एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपको अपनी मशीन बेचनी है, जमीन बेचनी है, उसमें टाइम लगेगा। बात समझ में आई? उसमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो याद रखना, करंट एसेट की लिक्विडिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट की लिक्विडिटी कम होती है, उनको बेचने में टाइम लगता है, तो उनको बेचने के लिए हम रखते ही नहीं है। उनको तो रखते हैं बिजनेस को चलाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर जरूरत पड़ गई बेचने में तो टाइम लगेगा। करंट एसेट हम बेचने के लिए रखते हैं या कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखते हैं, तो इनकी लिक्विडिटी हाई होती है। तो वो चीजें हैं जिनको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तभी तो करंट एसेट इनको माना गया है। क्योंकि जरूरत हुई, आपने बेच दिया, उनसे पैसा मांग लिया। तो लिक्विडिटी वर्ड याद रखना, लिक्विडिटी का मतलब है कितना इजीली वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैश और बैंक ये लिक्विड होते हैं। इन्वेंट्रीज रुक के बताते हैं, पहले डेटर्स समझते हैं। अगला टर्म है डेटर्स। अब देखो डेटर्स कौन होते हैं। डेटर्स देखो जरा, डेटर होते हैं हमारे कस्टमर। डेटर कौन होते हैं? हमारे कस्टमर होते हैं। ये वो कस्टमर हैं जिनको हमने क्रेडिट में सेल करी है, मतलब उधार में बेचा है। बात समझ में आई? जिन कस्टमर को आप उधार में बेचते हो, उन कस्टमर को बोला जाता है डेटर्स। तो जिन कस्टमर को आप उधार में बेच रहे हो, वो कस्टमर्स आपके क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं। अब इन डेटर्स को याद रखो, आप सैंड्री डेटर्स भी बोल सकते हो, जैसे क्रेडिटर्स में पढ़ा था ना। तो सैंड्री डेटर्स का क्या मतलब है? टोटल डेटर्स। भाई आपके 5 कस्टमर होंगे, 10 कस्टमर होंगे, आप बिजनेस कर रहे हो, ना जाने कितनों को बेच रहे होंगे। तो आप ए को भी बेच रहे हो, बी को भी बेच रहे हो, सी को भी बेच रहे हो, डी को भी बेच रहे हो, एफ को भी बेच रहे हो। इन लोगों को आप बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो। ये एक एक इंडिविजुअली आपका डेटर कहलाता है। हर वो इंडिविजुअल पर्सन जिसको आप उधार में बेच रहे हो, आपका क्या कहलाता है? डेटर। और उनको जब कंबाइन करके बताते हो, तो आप बोलते हो सैंड्री डेटर्स की टोटल डेटर्स। सैंड्री वर्ड का मतलब SUNDRY, फिर से बोल रहे हैं, इसको सुंदरी ना बोलना और सन ड्राई भी ना बोलना। तो ये हमारे सैंड्री डेटर्स हैं। सैंड्री का मतलब होता है टोटल डेटर्स। तो डेटर्स कौन है? जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनको हमने उधार में सामान बेचा है, तो अब हम उनसे पैसा लेंगे। तो ये एसेट है ना, क्योंकि जब जरूरत होगी हम उनसे पैसा मांग लेंगे। जब जरूरत होगी हम उनसे पैसा मांग लेंगे कि लाओ भाई मेरा पैसा दो। ठीक है, तो वो हो गए तुम्हारे डेटर्स। डेटर्स कौन है? कस्टमर हैं, जिनको हम गुड्स बेच रहे हैं उधार में, तो उनसे हम फ्यूचर में पैसा लेना है। इनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, इसलिए हमारे लिए एसेट है। तो इनकी भी लिक्विडिटी हाई होती है, ये भी लिक्विड एसेट में आते हैं। करंट एसेट के अंदर ये भी लिक्विड एसेट में आते हैं। मतलब 2-3 महीने के अंदर इनसे आप पैसा ले सकते हो। जब आप बोलते हो ना लिक्विड एसेट, जब आप लिक्विड एसेट बोलते हो, तो ये करंट एसेट के अंदर ही होते हैं। करंट एसेट में से कुछ एसेट ऐसे होते हैं
जिनका पैसा आपको 2 से 3 महीने के अंदर मिल सकता है, जो 2 से 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो करंट एसेट आपके कहलाते हैं लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट अलग नहीं है, ये करंट एसेट का पार्ट है, याद रखना। करंट एसेट में से कुछ एसेट ऐसे हैं जिनका पैसा कितनी जल्दी मिल जाएगा, 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा, उनको आप 2-3 महीने में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उनको लिक्विड बोला जाता है। तो कस्टमर, अगर तुमने उधार में बेचा है तो तुम साल भर के बाद थोड़ी पैसा लोगे भैया, तुरंत पैसा, 2 महीना 3 महीना मैक्सिमम उधारी, ठीक है। डेटर्स के बाद अगला है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल वाला कॉन्सेप्ट, ये जो हमने बिल्स पेबल समझाया था, तो उसी के तरह है। बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट था जिसपे लिखा था कि कितना पेमेंट करना है, तो बिल्स रिसीवेबल भी एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है कितना पैसा आपको मिलना है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। जब जिनको आपने उधार में बेचा है उनसे आप रिटर्न एक साइन करवा लेते हो कि स्पेसिफिक इस डेट पे आप पेमेंट करोगे। देखो है क्या, बात समझो। ये हम हैं, चलो हम क्यों हैं, ये हमारे मुन्नू भैया हैं। मुन्नू भैया को तो सब कोई जानता ही है, ठीक है। ये है ए, ये मुन्नू भैया की दुकान पे जाते हैं और 50,000 का सामान क्रेडिट में बेचते हैं, खरीदते हैं, सॉरी, ये क्रेडिट में 50,000 का सामान खरीद रहे हैं। कहां से, मुन्नू भैया से। तो मुन्नू भैया के लिए क्या हो गई, सेल हो गई। इन्होंने 50,000 की सेल करी, किसने, मुन्नू भैया ने ए को। क्योंकि क्रेडिट मतलब उधार में बेचा है, तो ए क्या हो गए, हमारे डेटर हो गए। ए क्या हो गए, डेटर हो गए। ये वो कस्टमर है जिनको आपने उधार में बेचा है। सेम वे बी भी आए, बी भी 20,000 का लेके गए, लेकिन कैश में लेके गए, बी ने कैश दे दिया, तो इनको डेटर नहीं बोलेंगे। कस्टमर ये भी है, लेकिन इनको आपने कैश में बेचा है, तो इनके नाम से मतलब नहीं है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपने सीधे कैश रख लिया, इनसे मतलब नहीं है। लेकिन इनको उधार बेचा यार, इनका तो नाम भी याद रखना पड़ेगा, इनका घर कहाँ ये भी याद रखना पड़ेगा, इनके रिश्तेदारों को भी याद रखना पड़ेगा, इनके बारे में सब कुछ याद रखना पड़ेगा। इनसे पैसा जो लेना है और टाइम टाइम पे याद भी दिलाना पड़ेगा, हाँ भाई इतना पैसा है कब दोगे, ठीक है। तो ये हमारे डेटर हो गए, इनसे मतलब नहीं। बेचा इनको भी, कस्टमर ये भी है, लेकिन ये डेटर नहीं कहलाएंगे, याद रखना। ये कस्टमर जरूर हैं, लेकिन ये डेटर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा दे के खरीदा है, तो जो पैसा दे दे उसके नाम से मतलब ही नहीं है, उसको आप भूल जाओ। अब इनसे हमें 50,000 लेने हैं, तो हमने क्या किया, एक पेपर पे साइन करवा लिया कि ऐसा है, इसमें से 30,000 आप हमें कब देना। आज कौन सी डेट है, 8 जून है, 8 जुलाई को हमने इनसे साइन करा लिया कि आप हमें 30,000 कब देना, 8 जुलाई को। इन्होंने साइन कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने साइन किया, ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये मेरे लिए बन गया, मुन्नू भैया के लिए बन गया बिल्स रिसीवेबल। ये मुन्नू भैया के लिए क्या बन गया, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कि ये कागज का टुकड़ा है जिसके बदले में आपको, मतलब मुन्नू भैया को मिलने 30,000 रुपीज, तो वो 30,000 रुपीज का बिल्स रिसीवेबल हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, कुछ डेटर्स होते हैं जिनसे हम एक रिटर्न एग्रीमेंट साइन करा लेते हैं, रिटर्न ऑर्डर साइन करा लेते हैं। किस चीज का ऑर्डर होता है कि भैया देखो 30,000 रुपए इस दिन आप हमें दे दोगे, उस कागज के टुकड़े पे साइन करा लिया। वो कागज का टुकड़ा, अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 30,000, और वो बन गया बिल्स रिसीवेबल। तो ये भी हमारे लिए एसेट हो गया, क्योंकि हमें पता है 8 जुलाई को हमें उसका पैसा मिलना है। फिर आता है करंट इन्वेस्टमेंट। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट होते हैं। देखो एक इन्वेस्टमेंट होता है बड़ा इन्वेस्टमेंट, करंट वर्ड का मतलब है छोटा इन्वेस्टमेंट। कहीं पे आपने कुछ ऐसा पैसा लगाया है, 8 महीना 9 महीना एफडी करा दिया आपने, ठीक है, 6 महीने की एफडी करा दी, 8 महीने की एफडी करा दी, तो साल भर के अंदर वो पैसा मिल जाना है ना, तो करंट इन्वेस्टमेंट। फिर आते हैं हम लोग इन्वेंट्री पे। देखो जरा इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्रीज का क्या है, जैसे कि एक मुन्नू भैया का जो काम है, उनका काम क्या है, वो कपड़े खरीद के लाते हैं, शर्ट के कपड़े, और फिर उससे शर्ट बना के बेचते हैं। वो कुछ रेडीमेड भी बेचते हैं, कुछ शर्ट बना के भी बेचते हैं, ठीक है।
तो मुन्नू भैया जो हमारे हैं, उन्होंने अपना थोड़ा बिजनेस चेंज कर लिया है। अभी उनका काम हो गया है एक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो? शर्ट की। और दूसरा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग किस चीज की कर रहे हैं वो? टी शर्ट की। ट्रेडिंग किस चीज की कर रहे हैं वो? टी शर्ट की। तो अभी जो टी शर्ट वो खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से अपना टी शर्ट लाके और अपना कानपुर में बेचते हैं। मुन्नू भैया दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से टी शर्ट लेके आते हैं और कानपुर में बेचते हैं, ठीक है। तो वो जाते हैं, हर 2-3 महीने पे टी शर्ट लाया बेचा, जैसे ही माल खाली हो गया पूरा, वो दोबारा आ गए, खरीद के लाया बेचा। तो जब साल के एंड होता है ना, जब साल का एंड होता है, तो ये चीज उन्होंने ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? परचेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल। परचेज फॉर सेल, कि आपने खरीदा है बेचने के लिए, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे हो, सिर्फ खरीद के बेच रहे हो। तो एट द एंड ऑफ ईयर, याद रखना, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के एंड में क्वांटिटी लेफ्ट अनसोल्ड, जितना अनसोल्ड बचता है, जितना नहीं बिकता है, वो कहलाता है स्टॉक इन ट्रेड। वो क्या कहलाता है? स्टॉक इन ट्रेड। ये किस चीज का स्टॉक है? तो स्टॉक वर्ड यूज होता है जो चीज साल के एंड में बच गई है, कोई मटेरियल या चीज बच गई है, उसके लिए वर्ड यूज स्टॉक हो जाता है। तो स्टॉक इन ट्रेड बोलते हैं जो ट्रेडिंग वाली टी शर्ट वो लेके आए थे और जो अभी बिकी नहीं है। अब इन्वेंट्री में ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है, तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? शर्ट का कपड़ा होता है, उससे शर्ट बनती है, ठीक है। तो साल के एंड में क्या हुआ? जब साल खत्म हुआ तो कुछ शर्ट रेडी हो गई थी लेकिन अनसोल्ड है, ठीक है। कुछ रॉ मटेरियल है जो अभी शर्ट इन्होंने मतलब स्टार्ट भी नहीं किया था, सिर्फ कपड़ा लाके रखा हुआ है। और कुछ ऐसा है जो शर्ट का कपड़ा इन्होंने काट लिया है लेकिन अभी सिला नहीं है। भाई शर्ट ऐसे ही सिलेगी ना, कपड़ा कट गया, फिर सिलाई होगी, फिर उसमें बटन लगेंगे और पैकिंग होगी। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो मटेरियल जो काम में, मतलब आपने स्टार्ट तो कर दिया था, अभी एंड नहीं हुआ है, तो वो प्लस मटेरियल प्लस जो शर्ट रेडी हो गई है। तो इसको देखो क्या कहते हैं, ये जो शर्ट रेडी हुई है ये कहलाता है फिनिश गुड, और ये रॉ मटेरियल तो रॉ मटेरियल कहलाता है, और ये कहलाता है वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये सब इन्वेंट्री कहलाती है। ये सब किसके अंदर आ जाता है? इन्वेंट्रीज के अंदर। इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक। इन्वेंट्रीज का दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक। तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड या इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब साल के एंड में जितना वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है माल, जितना माल जो है क्या कहते हैं अभी मटेरियल के फॉर्म में पड़ा है, और कितना तैयार होकर रखा हुआ है लेकिन अभी बिका नहीं है, और जो चीज आप खरीद के लेके आए थे बिकी नहीं है, उसको बोलेंगे स्टॉक इन ट्रेड। ये सब हमारा इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाता है। ये सब किसके अंदर आ जाता है? इन्वेंट्रीज के अंदर। इसके अलावा भाई फैक्ट्री है तो पेचकस, प्लास, ठीक है, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स हैं, मशीन के पार्ट्स, ये सब इन्वेंट्रीज के अंदर आ जाती हैं। तो इन्वेंट्रीज की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्रीज कभी लिक्विड एसेट नहीं होती हैं, क्योंकि स्टॉक का एक टाइम है, उससे पहले स्टॉक नहीं बिक सकता है। स्टॉक आप तुरंत नहीं बेच पाओगे, स्टॉक को बेचने में टाइम लगता है, ठीक है। अब ये जो वर्क इन प्रोग्रेस है, काम अभी स्टार्ट फिनिश नहीं हुआ है, तो इसका एक प्रोसेस होगा, उसको आप जल्दी थोड़ी कर सकते हो। जो रॉ मटेरियल है उसका एक टाइम है, क्योंकि आपकी एक साइकिल बनी हुई है, तो आप उसको जल्दी थोड़ी खत्म कर सकते हो। तो इन्वेंट्री लिक्विड एसेट नहीं होता है, ये याद रखना। एक लौता इन्वेंट्री ऐसा करंट एसेट है, और एक और है, ये दोनों हमारे जो है याद रखना करंट एसेट तो हैं पर लिक्विड एसेट नहीं होते हैं। बाकी सब ये डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब हमारे लिक्विड एसेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम पे। तो प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है पेड इन एडवांस।
प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? पेड इन एडवांस। जब कोई एक्सपेंस आप एडवांस में पे कर दो, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंस होता है? इट इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। ये इस साल का नहीं होना चाहिए भाई। जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी वहां पे हमने बताया था कि बिजनेस में एडवांस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमारी डे टू डे लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो वहां पे एडवांस अलग चीज होती है, बिजनेस में एडवांस अलग चीज होती है। जब आप बिजनेस की बात करते हो, अकाउंट्स में एडवांस की बात करते हो, तो एडवांस इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तुम क्लास 11th में हो, तुम क्लास 11 की फीस अगर एडवांस में पे करोगे, अकाउंट्स उसे एडवांस नहीं मानेगा। अकाउंट्स किसे एडवांस मानेगा? जब तुम 12 की फीस 11 में दे दोगे तो अकाउंट्स कहेगा हाँ भाई आपने एडवांस दे दिया। क्या हुआ? आपने 12th की फीस 11th में दे दी तो अकाउंट्स ने क्या बोला? आपने एडवांस पे किया है नेक्स्ट ईयर की। ठीक है, तो इट इज नेक्स्ट ईयर्स एक्सपेंस। ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, बट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। लेकिन आपने करंट ईयर में ही पे कर दिया है, मतलब 24-25 का एक्सपेंस था, आपने 23-24 में ही पे कर दिया। आपने यहां पे किया है, लेकिन है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 दिसंबर को पे किया, 1 दिसंबर 2023 में पे किया 8 महीने का पैसा। तो देखो दिसंबर के बाद आएगा जनवरी 24, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4, तो ये 4 महीने तो हमारे इसी साल में। इसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो आपको हर महीने 2000 रुपए देने थे। आपने 2000 को 8 से मल्टीप्लाई किया और पे कर दिया एडवांस में 16,000। बट इसमें एडवांस सिर्फ कितना माना जाएगा? अप्रैल में जून जुलाई वाला पैसा। ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वाला एडवांस नहीं माना जाएगा। तो एडवांस का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है लास्ट अक्रूड इनकम। ये लास्ट है। अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। यार आपने किसी के लिए काम कर दिया है, ठीक है, आपने किसी के लिए काम कर दिया है, लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है। आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, लेकिन अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है, तो वो कहलाता है अक्रूड इनकम। ये भी हमारे लिए एसेट होता है। तो अक्रूड इनकम का मतलब है कि आपने काम कर दिया, पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे करंट एसेट।